अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदबी और मालूमाती चैनल पाकिस्तान अदबी फ़ोरम और मैं हूं आपका होस्ट ज़िया साबरी। नाज़रीन, इस प्लेटफार्म से हम मारूफ कलमकारों के अदब पारे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सादत हसन मंटो एक ऐसा नाम है जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। अपनी ज़िंदगी में गो के उन्होंने कसम पुरसी की हालत में ही वक्त गुजारा, लेकिन उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद लोगों ने उनके इल्म और उनके फ़न को सराहा और तस्लीम किया। आज हम अपने चैनल से सादत हसन मंटो का एक अफसाना आपकी नज़र कर रहे हैं, जिसका उन्वान है आखिरी सल्यूट। हम ये सिलसिला आपकी दिलचस्पी के लिए जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है कि आप ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, और पेश है सादत हसन मंटो का अफसाना आखिरी सल्यूट। ये कश्मीर की लड़ाई भी कुछ अजीब-ओ-गरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था जिसका घोड़ा ख़राब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नज़रों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो इनसे ओहदा बरा होता था, मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नज़र आती। बास दोस्त दिखाई देते, बड़े बगली किस्म के दोस्त, जो पिछली लड़ाई में उसके दोष बदोश इत्तेहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार रब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कद और छातियों की पैमाइश, पीटी, चांदमारी और फिर महाज, इधर से उधर, उधर से इधर, आखिर जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का क़याम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीज़ें रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ ना सकें, वरना यह भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इंकलाब बर्पा हो जाएं। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है ये भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए उसका इल्हाक अशद ज़रूरी था। मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नज़र आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गर्ज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है। और वो ये गालबन इसीलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ता था कि अब की बार वो सिर्फ तनख्वाह, ज़मीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी उसका वतन था। वो इसी इलाके का रहने वाला था जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने इसी हम वतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके ख़ानदान से उसके ख़ानदान की पुश्त हा पुश्त के दरीना मरासम थे। अब उसका वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कंधे पर बंदूक रखकर ये हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मज़ा भी अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ, इसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, इस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही हाल उन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। वहाँ इन सब से सब कुछ छीन लिया गया था। यहाँ आकर उन्हें और तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता बंदूकें मिल गई हैं, उसी वज़न की, उसी शक्ल की, उसी मार्का और छाप की।
पहले सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिनको उन्होंने पेट और इनाम व इकराम की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था। अब वो खुद दो हिस्सों में बट गए थे। पहले सब हिंदुस्तानी फौज कहलाते थे, अब एक पाकिस्तानी था और दूसरा हिंदुस्तानी। उधर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी थे। रब नवाज जब उनके मुतालिक सोचता तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती, और जब वो कश्मीर के मुतालिक सोचता तो उसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर इन्हें कश्मीर के मुसलमानों ही के लिए लड़ाया जाता था तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए क्यों इन्हें नहीं लड़ने दिया जाता? और अगर ये जंग ठेठ इस्लामी जंग थी तो दुनिया में दूसरे इस्लामी मुल्क हैं, वो उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? रब नवाज बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये बारीक बारीक बातें फौजी को बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। उसकी अकल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी अकल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है। मगर फितरत से मजबूर होकर कभी कभी वो चोर दिमाग से इन पर गौर कर ही लेता था और बाद में अपनी इस हरकत पर खूब हंसता था। दरियाए किशन गंगा के किनारे उस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से करन जाती है, कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी। अजीबो गरीब लड़ाई थी। रात को बाज़ औकात आसा पहाड़ियाँ फायरों की बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थीं। एक मरतबा सूबेदार रब नवाज अपने प्लाटून के जवानों के साथ शब खून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि दूर नीचे एक खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया। ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हैं और जोर जोर के कहे लगा रहे हैं। वो बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाज़ों से मुखातब होकर ये बड़ी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे हैं अपनी माँ के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था जो बहुत उकसाने वाली थी। उसके जी में आई कि बज़न बोल दे, मगर ऐसा करना गलती था। चुनाचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ के गालियां देना शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज़ थी। उसने जवानों को 2-3 मरतबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां ही कुछ ऐसी थीं कि जवाब दिए बिना इंसान से नहीं रहा जाता था। दुश्मन के सिपाही नज़र से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नज़र नहीं आते थे। सिर्फ उनकी गालियां नीचे पहाड़ी के कदमों से उठती थीं और पत्थरों के साथ टकरा कर हवा में चली जाती थी। रब नवाज की प्लाटून के जवान जब इन गालियों का जवाब देते थे तो इसको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर को उड़ जाती हैं। इससे उसको खासी कोफ्त होती थी। चुनाचे उसने झुंझला कर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहाँ की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आई थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लदी फंदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी कश्मीरी बत्तों के सर की तरह। किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरख्त ही दरख्त होते थे। चीड़ के लंबे तनावर दरख्त जिनके बटे हुए धागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की प्लाटून थी, उसकी उतराई दरख्तों और झाड़ियों से बेनियाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सब जवान बखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बहुत बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और उसके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ ना आया जिसको वो खातिर खा गालियों का मजा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबज हो गए थे। वायरलेस के जरिए से सूबेदार रब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से मुतला कर दिया था और शाबाश वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा। उसका पानी भी बहुत साफ और शफाफ था। गो मौसम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए। दांत बजते रहे, मगर उन्होंने कोई परवाह न की। वो अभी इस शक्ल में मसरूफ़ थे कि फायर की आवाज़ आई। सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार रब नवाज खां ने दूरबीन लगाकर नीचे डलवानों पर नज़र दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। इसके देखते देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया। इधर से धड़ाधड़ फायर हुए, उधर से भी जवाबन गोलियां चलीं।
सूबेदार रब नवाज ने दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन का बगौर मुतालिया किया। वो गालबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफ़िज़ दीवार बहुत ही छोटी थी। ज़्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें से जो भी इधर उधर हटता, उसका सूबेदार रब नवाज की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे। उसके बाद रब नवाज ने अपने जवानों को मना कर दिया कि वो गोलियां ज़ाया ना करें, सिर्फ ताक में रहें। जो ही दुश्मन का कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर या उधर जाने की कोशिश करे, उसको उड़ा दें। ये हुक्म देकर उसने अपने अलफ नंगे बदन की तरफ देखा और बड़बड़ाया, खंजीर की धुन। कपड़ों के बगैर आदमी हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वक्फों के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। यहाँ से इसका जवाब कभी कभी दे दिया जाता। ये खेल पूरे 2 दिन जारी रहा। मौसम यकलख्त बहुत सर्द हो गया, इस कदर सर्द कि दिन को भी खून मुंजमद होने लगता था। चुनाचे सूबेदार रब नवाज ने चाय के दौर शुरू करा दिए। हर वक्त आग पर केतली धरी रहती। जो ही सर्दी ज़्यादा सताती, एक दौर उस गरम गरम मशरूब का हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी। एक हटता तो दूसरा उसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी जब उस जवान ने, जो पहरेदार था, बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ी हो रही है। सूबेदार रब नवाज ने उससे दूरबीन ली और गौर से देखा। उसे हरकत नजर ना आई, लेकिन फौरन ही एक आवाज़ बुलंद हुई और देर तक उसकी गूंज आसपास की पहाड़ियों के साथ टकराती रही। रब नवाज उसका मतलब ना समझा। उसके जवाब में उसने अपनी बंदूक दाग दी। उसकी गूंज दबी तो फिर इधर से आवाज़ बुलंद हुई, जो साफ तौर पर उनसे मुखातब थी। रब नवाज चिल्लाया, खंजीर की दुम, बोल क्या कहता है तू। फासला ज़्यादा नहीं था। रब नवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, गाली ना दे भाई। रब नवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और बड़े झंझलाए हुए ताज्जुब के साथ कहा, भाई। फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भोंपू बनाकर चिल्लाया, भाई होगा तेरी माँ का जना। यहाँ सब तेरी माँ के यार हैं। एकदम उधर से एक जख्मी आवाज़ बुलंद हुई, रब नवाज। रब नवाज कांप गया। ये आवाज़ आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में रब नवाज दोहराती, दिल आखिर खून मुंजमद कर देने वाली सर्द हवा के साथ जाने कहाँ उड़ गई। रब नवाज बहुत देर के बाद चौंका, ये कौन था। फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। उसको इतना मालूम था, टेटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत 2/9 रेजिमेंट की है। वो भी इसी रेजिमेंट में था, मगर ये आवाज़ थी किसकी। वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज़ तरीन दोस्त थे, कुछ ऐसे भी जिनसे उसकी दुश्मनी थी चंद ज़ाती अगराज की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छदरी दाढ़ी में उसे कोई नज़र न आया। दोनों हाथ का भोंपू बनाकर उसने ज़ोर से अपनी आवाज़ उधर फेंकी, ये कौन था। रब नवाज बोल रहा है, रब नवाज, रब नवाज। ये रब नवाज भी कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रब नवाज बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज़ बुलंद हुई, मैं हूँ राम सिंह। रब नवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह। फिर हलक फाड़ के चलाया, राम सिंह, ओए राम सिंह, खंजीर की दुम, खंजीर की दुम। अभी पहाड़ियों के साथ टकराकर पूरी तरह गुम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज़ बुलंद हुई, ओए कुम्हार के खोते। रब नवाज फूं फूं करने लगा। जवानों की तरफ रोबदार नज़रों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है खंजीर की तुम। फिर उसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबाट के कड़ा प्रसाद, ओए खंजीर के झटके। राम सिंह बेतहाशा कहकहे लगाने लगा। रब नवाज भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पहाड़ियाँ ये आवाज़ें बड़े खलंडरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ उछालती रहीं। सूबेदार रब नवाज के जवान खामोश थे। जब हंसी का दौरा ख़त्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज़ बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, पियो, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश किस तरह करें, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर। राम सिंह की आवाज़ आई, उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रब नवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम, खंजीर की दुम। राम सिंह बोला, हमें सामान ले आने दे। ले आ। ये कहकर उसने अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज़ बुलंद हुई, तू उड़ा देगा कुमार के खोते। रब नवाज ने बिना कर कहा, बक नहीं हुए संतोख सर के कछुए। राम सिंह हंसा,
कसम खा नहीं मारेगा। रब नवाज ने पूछा, किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा, किसी की भी खा ले। रब नवाज हंसा, और जा मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोशी रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसने मन खेज नज़रों से सूबेदार रब नवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रब नवाज ने उसे मना किया, नहीं नहीं। फिर उसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अकब से निकल कर जा रहा था। थोड़ी दूर उस तरह चलकर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट के बाद वापस आया तो उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेजी से पत्थरों की महफूज दीवार की तरफ भागा और बिल आकर वहां पहुंच गया। वो नज़रों से ओझल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का कहकहा बुलंद हुआ। ये दोनों आवाज़ें मिलकर कुछ देर झनझनाती रहीं। फिर राम सिंह की आवाज़ आई, थैंक यू, नो मेंशन। रब नवाज ने यह कहकर जवानों की तरफ देखा, एक राउंड हो जाए। तफरीह के तौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। फिर खामोशी हो गई। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, पहाड़ी की दाढ़ी में से कुछ धुआं उठ रहा था। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंह? जवाब आया, अभी कहाँ हुए कुमार के खोते। रब नवाज ज़ात का कुम्हार था। जब कोई इसकी तरफ इशारा करता था तो वो गुस्से से उसका खून खोलने लगता था। एक सिर्फ राम सिंह के मुंह से वो इसे बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि वो इसका बेतकल्लफ दोस्त था। एक ही गांव में वो पल कर जवान हुए थे। दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिन का फ़र्क था। दोनों के बाप, फिर उनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़े थे और एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछली बड़ी जंग में कई महाजों पर इकट्ठे लड़े थे। रब नवाज अपने जवानों की नज़रों में खुद को खफीफ महसूस करके बड़बड़ाया, खंजीर की धुन, अब भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुखातिब हुआ, बाकनियों खोते की जूं। राम सिंह का कहकहा बुलंद हुआ। रब नवाज ने ऐसे ही सुस्त बांधी हुई थी, तफरीहन उसने लबलबी दबा दी। तड़ाक के साथ ही एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों की दीवार से ज़रा हटकर दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज जोर से चीखा, राम सिंह, और उछल कर खड़ा हो गया। उधर से बजक वक्त 3-4 फायर हुए। एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। उधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फ़ायदा उठाकर पत्थरों के अकब से निकल कर भागना चाहा। इधर से फायर जारी थे, मगर निशाने पर कोई ना बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन अफ्ताओं खेज़ां बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर उसकी आंखें तिमतमा उठीं। मुस्कुरा कर उसने कहा, ओए कुमार के खोते, ये तूने क्या किया? रब नवाज राम सिंह का जख्म अपने पेट में महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा कर उस पर झुका और दोजानो होकर उसकी पट्टी खोलने लगा। खंजीर की दुम, तुमसे किसने बाहर निकलने को कहा था? पेटी उतारने से राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला उठा। जब पेटी उतर गई और रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया तो वो बहुत खतरनाक था। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपना आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने और रब के पुत्र फायर कर दिया। रब नवाज का गला रुंध गया। कसम वहदहू ला शरीक की, मैंने ऐसे ही बंदूक चलाई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफ़ी बह निकला था। रब नवाज और उसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे तक तो एक पूरी मशक खून की खाली हो सकती थी। रब नवाज को हैरत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका है। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलाना जुलाना गलत था। चुनाचे उसने फ़ौरन वायरलेस के ज़रिए से प्लाटून कमांडर से दरख्वास्त की कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह ज़ख्मी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त पर पहुंचना बिल्कुल मुहाल था। रब नवाज को यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने मुस्कुरा कर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र न कर। राम सिंह बड़ी नहीस आवाज़ में सोचते हुए बोला, फिक्र किस बात की नहीं, ये बता मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने? रब नवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज़ और ज़्यादा नहीफ हो गई। तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला, 6।
और ये कहकर उसने मानी खेज नज़रों से अपने जवानों की तरफ देखा। 6 राम सिंह ने एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं जख्मी हुआ तो वो बहुत बददिल हो गए थे, पर मैंने कहा खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से। 6 ठीक है। वो फिर माजी के धुंधलकों में चला गया। रब नवाज, याद है वो दिन तुम्हें? और राम सिंह ने बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेतों खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 2/9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफ़े और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से मुआशके, उनका जिक्र करते हुए राम सिंह को कोई बहुत दिलचस्प वाक़या याद आ गया। हंसने लगा तो उसकी टीस उठी, मगर इसकी परवाह ना करते हुए वो जख्म से ऊपर ही ऊपर हंसकर कहने लगा, ओए सुअर के नल, याद है तुम्हें वो मैडम? रब नवाज ने पूछा। कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की, क्या नाम रखा था हमने उसका, बड़ी मारखोर औरत थी। रब नवाज को फौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ, वो मडाम मनीता फनीतो, पैसा ख़त्म तमाशा ख़त्म, पर तुझसे कभी कभी रायत कर देती थी, मसूलिन की बच्ची। राम सिंह ज़ोर से हंसा और उसके जख्म से जमे हुए खून का एक लोथड़ा निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। उसे ठीक करके उसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम सिंह को बहुत तेज़ बुखार था। उसका दिमाग इसके बायस बहुत तेज़ हो गया था। बोलने की ताकत नहीं थी, मगर बोले चला जा रहा था। कभी कभी रुक जाता, जैसे ये देख रहा हो कि टैंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर के बाद इस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे वक्फे भी आते थे कि उसके होशो हवास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में उसने एक मरतबा रब नवाज से सवाल किया, यार सच्चो सच बता, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंगा। राम सिंह ने अपना सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्गलाया गया है। रब नवाज ने उसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें वर्गलाया गया है, कसम पंचतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया। कसम ना खा यारा, ठीक होगा, लेकिन इसका लहजा साफ बता रहा था कि इसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडर मेजर असलम आया। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नज़ा की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज़ इस कदर कमज़ोर और शिकस्ता थी कि समझ में कुछ नहीं आता था। मेजर असलम भी 2/9 जाट रेजिमेंट का था और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था। रब नवाज से सारे हालात दरियाफ्त करने के बाद उसने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली। लेटे लेटे अटेंशन होकर उसने सलूट किया। फिर आंखें खोलकर उसने एक लहजे के लिए गौर से मेजर असलम की तरफ देखा। उसका सलूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ एकदम गिर पड़ा। झुंझला कर उसने बुड़बुड़ाना शुरू किया, कुछ नहीं ओए राम सिंह, भूल ही गया तू सुअर के नला कि ये लड़ाई। राम सिंह अपनी बात पूरी ना कर सका। बंद होती हुई आंखों से उसने रब नवाज की तरफ नींद वाली अंदाज में देखा और सर्द हो गया। नाजरीन, ये अफसाना सादत हसन मंटो ने 8 अक्टूबर 1951 को लिखा और उनके एक अफसानवी मजमूए मंटो के 100 मशहूर अफसाने में शामिल है। हमने वहीं से ये अफसाना हासिल करके आपकी नज़र किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा भी हम ऐसे ही अदब पारे आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस सिलसिले को पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और अदब पारे के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़िया साबरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।